नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मुंबई अक्टूबर का पार्ट 8। इसमें हम डिस्कस करेंगे अगस्त माह में जो फेमस पर्सन्स और फेमस प्लेसेस रहे हैं उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव जिनका कार्यकाल अगस्त 2022 में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है वो कौन है? राजीव गौबा जी। तो इनका कार्यकाल ध्यान रखना दूसरी बार बढ़ाया गया है। इससे पहले 2019 में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़, इनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो ये है राजस्थान के से दूसरे उपराष्ट्रपति है। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत बने थे जो 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। ध्यान रहे, जगदीप धनखड़, ये झुंझुनू जिले के। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश N पटेल। इनको बनाया गया है नया CVC। तो ये जो CVC क्या है? ये सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसीज को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए कब बनाई गई थी? ये फरवरी 1964 में CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाई गई थी। और ये कौन सी समिति से बनाई गई थी? श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारक समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी 1964 में। और इसे सरकार ने 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में सेबी ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सेबी ने एक समिति का गठन किया है। उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है KV सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की टीम ने अगस्त 2022 में डॉर्नियर 228 विमान पर उत्तर अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है। ध्यान रखना, पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया। इस मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया है। तो ये थी मिशन को कहाँ पूरा किया गया? गुजरात के पोरबंदर में नौसेना एयर एनक्लेव स्थित नौसेना की एयर स्क्वाड्रन INS 314 की 5 महिला अधिकारियों ने इसको पूरा किया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद CSIR औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये ध्यान रखना है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR क्या है? CSIR है देश भर के जो 38 अनुसंधान संस्थाओं का एक संघ है जिसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं। कौन सी बार बने हैं? 8वीं बार। इसके साथ ही तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। ठीक है। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग जो प्रस्तावित है उसके सदस्य के लिए किन व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किए हैं? तो ये 3 व्यक्ति है जिसको विश्व शांति आयोग के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस शामिल हैं। तो ये कौन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस है। ठीक है। इस आयोग का क्या उद्देश्य है? कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम की संधि सुनिश्चित करना है। कौन सी आयोग? विश्व शांति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
तो ये बने थे यू ललित, अब 50वें बन गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़। जो यू ललित है वो 49वें थे। इससे पहले एन वी रमना थे, 48वें एन वी रमना, 49वें यू ललित और 50वें चंद्रचूड़। एक बात और ध्यान रखनी है कि वकील कोटे से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले यू ललित है वो देश के दूसरे न्यायाधीश है। पहले कौन से कोटे से? वकील कोटे से। इससे पूर्व 1971 में एस सीकरी वकील कोटे से मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो पहले थे एस सीकरी, दूसरे हैं यू ललित। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत ने किसका स्थान लिया है? जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो ये जो है डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल कब तक है? 31 अक्टूबर तक है डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला का। उसके बाद में जो कार्यकारी निदेशक बनेंगे IMF के वो बनेंगे डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है अमेरिका डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे 2022 किया गया है। द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन चुने गए हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो है इस सूची में पहले नंबर पे तो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे पे कौन है? मैक्सिको के राष्ट्रपति है, इनका नाम ध्यान रखना है। मैक्सिको के राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुएल लोपेज एब्रोडेर, ठीक है। और तीसरे पे है इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर और इटली के प्रधानमंत्री है मारियो ड्रैगी। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA। ये क्या है? सबसे पुराना संघ है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ है CPA। इसके कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके कोषाध्यक्ष बने हैं अनुराग शर्मा। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति है वो कौन है? गौतम अडानी। ये भारत के हैं और इनकी जो नेट वर्थ है 137.4 अरब डॉलर है। इससे पहले नंबर पे है टेस्ला के CEO एलन मस्क और दूसरे नंबर पे है अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। 11वें नंबर पे है हमारे मुकेश अंबानी जी, जिनकी नेटवर्थ है 11.9 अरब डॉलर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चर्चित स्थान। ये है अगस्त माह के चर्चित स्थान। तो इसमें पहला है 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये स्थान है पानीपत। पानीपत में दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन इसका एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। ये जो संयंत्र है वो क्या करेगा? देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों के तहत इसका निर्माण किया गया है। किस राज्य की लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्त प्राय वेधशालाओं की विरासत में शामिल किया है? तो जो लंगट सिंह कॉलेज है वो है बिहार में। ये लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी और इस कॉलेज के परिसर में ही 1916 में, तो लगभग 106 साल पुरानी है ये जो सौर वेधशाला है। वेधशाला जो है ये खगोलीय वेधशाला ये 106 साल पुरानी है। तो तारामंडल खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने महत्वपूर्ण लुप्तप्राय वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो इसका निर्माण 1916 से में निर्माण किया था और ये 70 के दशक से बंद पड़ी हुई है। नेक्स्ट है भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हुई है?
तो 75 हो गई है 15 अगस्त को, 13 अगस्त को हो गई थी सॉरी। तो ये हमने 15 अगस्त 2022 को 75वां अमृत महोत्सव मनाया, तो उस अवसर पर 75 ही इनकी संख्या हो गई। इसमें 11 नई रामसर साइट जोड़ी गई थी अभी, जिसमें 4 तमिलनाडु से, 3 उड़ीसा से, 2 जम्मू कश्मीर से और एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोड़ी गई है। अब इनका जो क्षेत्र है वो बढ़ के कितना हो गया है रामसर साइट्स का इंडिया में, 13,26,678 हेक्टेयर क्षेत्र में रामसर साइट्स स्थल फैले हुए हैं। अब है ये रामसर स्थल क्या है, तो ईरान के जो रामसर में 1971 में हुए सम्मेलन में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत एक था। तो भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किए थे। इस पर 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसके बाद 1982 में हस्ताक्षर किए, तो 1982 से 2013 तक रामसर स्थलों की सूची में 26 स्थलों को जोड़ा गया था और इसके बाद में बचे हुए जो बाकी 49 है इनको 2014 से 22 के बीच में जोड़ा गया है। ठीक है, वर्ष 2022-22 में केवल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक 14 रामसर स्थल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पहला राज्य है गोवा और दूसरा और केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। तो ये क्या है, हर घर जल में ये योजना जो है इसके अंदर गांव के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध और सुनिश्चित करना है कि कोई भी घर छूटा हुआ नहीं है। हर घर में जल होना चाहिए। एक और मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जल जीवन मिशन। तो ये जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक 2019 में शुरू किया गया और 2024 तक प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उसके लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना है। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेशों और भारत सरकार और राज्यों, भारत सरकार के साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में होगा। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उनकी याद में मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है और अब की बार जो इसका आयोजन होगा वो इंदौर में होगा। कहाँ होगा, इंदौर में। नेक्स्ट है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। इसमें भारत के जो सबसे प्रदूषित, विश्व के जो 20 सबसे प्रदूषित है उसमें भारत के 18 शहर शामिल हैं और उसमें भी सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। नेक्स्ट है, शहीद आजम भगत सिंह के नाम से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, तो ये है पंजाब और हरियाणा सरकार का संयुक्त परियोजना है, तो ये है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। इसका नाम बदलकर शहीद आजम भगत सिंह रख दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC। अब ये हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या होती है, इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस रहेगी और वायुमंडल की वायु रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो अपशिष्ट बनेगा वो पानी बनेगा, तो ये पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो इस बस का शुभारंभ किया गया है पुणे से। एक और बात ध्यान रखनी है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, इसका उद्घाटन किसने किया था, नितिन गडकरी ने। कहाँ पे किया गया था, मुंबई में। तो पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस तो मुंबई में
और हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस जो है उसका पुणे में। तो ये जो है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, ये किसने बनाई है? अशोक लेलैंड की है एक, स्विच मोबिलिटी लिमिटेड इसने बनाई है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में, पहली वाणिज्यिक वेधशाला। तो इसमें क्या होगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप दिगंतरा ने यह निर्णय लिया है, और अंतरिक्ष जो SSA है वेधशाला, भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगी, जिससे क्या होगा, अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल है। तो इनकी निगरानी रखने के लिए ये SSA जो वेधशाला है वो उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में अधिसूचित अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में है? तो अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व ये है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है। भारत में कुल हाथी रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? अब बढ़ के 31 हो गई है। ठीक है, भारत में हाथियों की संख्या कितनी है? 27,312 है 2017 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में 6,049 हाथी कर्नाटक में हैं। इसके बाद असम में है और उसके बाद केरल में है। नेक्स्ट है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिले का साक्षर का मतलब होता है जो व्यक्ति कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है, वह व्यक्ति जो कार्यात्मक रूप से साक्षर है, जो अपना नाम लिख सकता है, संख्या गिन सकता है, हिंदी में पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको कहेंगे कार्यात्मक रूप से साक्षर। तो ये जो जिला है ये है मंडला मध्य प्रदेश। ये प्रथम कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में अनंतताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया। तो अनंतताल झील जो है वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में है ये स्थित। अनंतताल के नाम से जाने जाने वाली जो मिनी झील है, दिल्ली के संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1060 ईस्वी में बनाई गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1060 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नृत्य शैली जिसे यूनेस्को की अमूर्त राष्ट्र सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है, वो कौन सी है? गरबा है। तो 2021 में तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, और 2022 में यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में गरबा, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये है गुजरात में। गुजरात में कहाँ? स्मृति वन भुज गुजरात के अंदर है। इसके अंदर 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था उसमें जो मारे गए करीब 13,000 लोगों से अधिक को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के भुज कस्बे के पास भुंजियो पहाड़ी पर इसे बनाया गया है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। एक म्यूजियम है जो कि 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है, और इसमें सारे जो 12,932 पीढ़ियों की नेम प्लेट बनाई गई है। और स्मृति वन स्मारक में विभिन्न प्रकार की आपदाओं और किसी भी प्रकार की आपदा के लिए भविष्य की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई है। थैंक यू दोस्तों।